हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव से जुड़े हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम बेहद ही खास होने वाला है और ये खास इसलिए होने वाला है जहां हम आज आपको बताने वाले हैं कि किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जीतती हुई दिखाई दे रही है, कितनी सीटें लोकल दल अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रहा है और कितनी सीटें निर्दलीय या फिर यूं कहें कि अन्य लोगों के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं और साथ ही हम आपको कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ये भी बताएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन 300 सीटों के ऊपर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे बीजेपी या एनडीए गठबंधन 220 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समस्त प्रकार की चर्चाएं जो है हम करने के लिए आपके साथ तैयार हैं और हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी इन चर्चाओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो सर, जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से आज जो हमारी चर्चा होने वाली है, जिसमें राज्यों की हम सीट वाइज सीट, जैसे कि जितनी भी लोकसभा सीटें किसी भी राज्य में आती है तो उनमें कितनी कितनी सीटें जो है वो किस पार्टी को मिल सकती है, तो जो है इसके ऊपर जो आपकी रिपोर्ट है वो दर्शकों के सामने एक बार जो है साझा करो। देखिए दर्शकों, अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए थे उनमें हमने, जैसे सचिन जी ने इंट्रो में बताया कि हमने बताया था कि देखो इंडिया गठबंधन इतना जीत सकता है, एनडीए गठबंधन इतनी सीटें आ सकती है, यानी कि हमने गठबंधन की बात करी थी। लेकिन लगातार हमारे पास कमेंट ये रिसीव हो रहे थे, सर ये बताइए कि लोकल दल कितनी सीट जीत रहे हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए कहें तो कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास कितनी सीट आएंगी, कांग्रेस के पास कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी के पास कितनी सीटें आएंगी और अदर के खाते में कितनी जाएंगी। इस तरीके से एक वीडियो बनाइए जिसमें बताइए कि किस राज्य में क्या अभी समीकरण चल रहे हैं। तो आपकी ही डिमांड पर हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं जिनमें हम कुछ राज्यों की चर्चा करने वाले हैं और जो बच गए राज्य हैं उनकी चर्चा हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं तो वहाँ से चर्चा की शुरुआत करना भी ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला भी राज्य है उत्तर प्रदेश। उसने देश को 9 प्रधानमंत्री अभी तक दिए हैं। हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं वो वहाँ की वाराणसी सीट से जीतकर, जैसा आपको पता होगा दर्शकों, आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम करते हैं उत्तर प्रदेश से शुरुआत, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ये आपको पता ही चल गया होगा, इतनी वीडियो में हमने इस चीज़ की चर्चा कर ली है। तो 80 सीटों में से इस बार के जो समीकरण कह रहे हैं, वो सर्वे कह रहे हैं, वो कह रहा है कि इस बार बीजेपी 45 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती जी की पार्टी है, वो 2 सीटों पर विजय हासिल कर सकती है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 8 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। वहीं अगर सपा, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, जो अगर इंडिया गठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रही है, वो अब की बार 25 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। यानी कि समीकरण इस बार ये कह रहे हैं कि 33 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, 2 सीटें मायावती जी के खाते में चली जाएंगी। और वहीं अगर बीजेपी और एनडीए की बात की जाए तो उनके खाते में 45 सीटें जाने वाली हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको उत्तर प्रदेश का जो आकलन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और बताया कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा वो किस प्रकार से चुनावी समीकरण देखने को मिल सकता है। इसके बाद सर हम चलना चाहेंगे पश्चिम बंगाल पे और जानना चाहेंगे कि इस स्टेट को लेकर चुनावी समीकरण क्या दिखाई दे रहा है। क्योंकि सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो टीएमसी पार्टी जो है सबसे ज्यादा बहुमत के साथ यहाँ दिखाई पड़ती है, उसके बाद बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस। और जैसा आपने दर्शकों के साथ कई बार ये चर्चा भी कर ली कि जो टीएमसी पार्टी है वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, अलग से जो चुनाव लड़ रही है। तो क्या समीकरण इस स्टेट को लेकर दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, कुछ दर्शकों के इसके बाद कमेंट भी आए थे, तो हमने ये क्लियर कहा था कि वो चुनाव साथ में नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कुछ दिन पहले बयान आया था कि हम बाहर से, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी कि उन्होंने भी अपनी एक सहमति तो जता दी है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के कोई समीकरण बनते हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, हमने ये कहा था कि अभी जो चुनाव वो लड़ रही हैं उनमें वो अपनी सभी प्रत्याशियों को खड़ा किया हुआ है, अपने प्रत्याशियों को। इंडिया गठबंधन के साथ कोई पार्टनरशिप में अलायंस नहीं है उनका। तो चलिए अब वहाँ पे सीटों की चर्चा कर ली जाए तो सीटों में वेस्ट बंगाल का समीकरण ये कह रहा है कि बीजेपी वहाँ पर इस बार 7 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं अगर सीपीएम की बात की जाए तो सीपीएम को वहाँ पर 2 सीटें मिलने जा रही हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस वहाँ पर 3 सीटें जीत सकती है। और सबसे बड़ी पार्टी, जैसे सचिन जी ने भी बताया था कि इस बार टीएमसी फिर से उभर के आने वाली है और वहाँ पर करीब करीब 30 सीटें जीत सकती है, अगर स्टेट वाइज जो सर्वे आया है उसके आधार पर बात करी जाए तो।
तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको पश्चिम बंगाल को लेकर जो गणित है, वो चुनावी समीकरण यूँ कहें कि वो आपको समझा दिया। इसके बाद हम सर बात करना चाहेंगे दिल्ली प्रदेश की और जानना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में देख रहे हो कि आप किस प्रकार का चुनावी माहौल अचानक से केजरीवाल जी के बाहर आने से एकदम बदल चुका है। तो क्या माहौल इस बार जो है दिल्ली की सीटों को लेकर दिखाई दे रहा है? देखो, दिल्ली में भी अगर मैं दिल्ली के समीकरण को समझाना चाहूँ तो दिल्ली में अगर देखो बीजेपी 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की अलग अलग बात की जाए तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो यानी कि इनका अलायंस कहला रहा है इंडिया गठबंधन। तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो ये जो रिपोर्ट है जो स्टेट वाइज आई है वो चौंका रही है और ये कह रही है कि एक भी सीट बीजेपी यहाँ पर नहीं जीत पाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार 4 की 4 सीटें जीत जाएगी। बाकी की बची हुई जो 3 सीटों पर कांग्रेस खड़ी है वो कांग्रेस अपने खाते में डाल लेगी। जैसा आपने दिल्ली के इंट्रो में कहा सचिन जी कि वहाँ पर केजरीवाल जी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जो वो बाहर आए हैं उसके बाद, तो अगर ये रिपोर्ट की माने तो ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी जहाँ पर 7 की 7 सीटें जीतती आई थी, इस स्टेट वाइज सर्वे में बीजेपी का दिल्ली में सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है, अगर इस सर्वे को आधार माने तो सर, जैसा दिल्ली का हाल आपने दर्शकों के साथ साझा किया और यहाँ के जो सीटों को लेकर तमाम जो समीकरण थे वो भी आपने दर्शकों के साथ साझा की। इसके बाद सर मैं एक अगले प्रदेश की यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा, जो अगर बात की जाए दिल्ली को 3 तरफ से जो है इस प्रदेश ने घेर रखा है, और मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ हरियाणा की। तो हरियाणा की सीटों को लेकर जो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो है कितनी लोकल पार्टियों का हिस्सा हो सकता है इन चुनावों में, या बीजेपी इन सीटों पर कितनी बड़ी पार्टी सामने निकल के आ सकती है, या फिर यूं कहे कि इंडिया गठबंधन जो है इस बार इन चुनावों में बाजी मार सकता है? देखो, हरियाणा में बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां दिख रही हैं, वो है बीजेपी और कांग्रेस। यहाँ पर कोई इंडिया और एनडीए वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस है। एक दुष्यंत जी की पार्टी है, लेकिन जितने भी समीकरण आ रहे हैं उनमें उनको एक भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कुछ लगाए से निर्दलीय लोग भी खड़े हैं, उनका कोई समीकरण बनता नहीं है क्योंकि नेशनल लेवल का चुनाव है। तो मुख्य रूप से हरियाणा में 2 बड़ी पार्टियाँ दिख रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और इस बार हरियाणा में लग रहा है कांग्रेस की एक बड़ी लहर चल रही है जिसमें शायद बीजेपी साफ होते हुए दिख रही है। उसमें मुद्दे आपको पता ही है, जैसे किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दे हैं। और ये रिपोर्ट भी ये कह रही है इस बार कांग्रेस यहाँ पर हरियाणा में 8 सीटें जीत सकती है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों से संतुष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ बीजेपी को 10 से सीधा बीजेपी 2 सीटों पर आती हुई यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ना कोई अदर का फैक्टर काम कर रहा है क्या, या फिर ना यहाँ पर कोई लोकल पार्टी का कोई फैक्टर काम करने वाला है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको हरियाणा के लेके जो है जो बात सामने निकल के आ रही है इस रिपोर्ट के आधार पर, उस प्रकार का जो समीकरण है वो क्या इसकी लोकसभा सीटों के बारे में कहता है, वो सारी चीजें आपको बता दी। इसके बाद सर हम बात करना चाहेंगे हरियाणा से जुड़े हुए एक अगले प्रदेश की, और बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सर पंजाब की, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चुनाव में यहाँ पर एक अन्य पार्टी जिसको कहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो देश के अंदर पंजाब में देखने को मिल रही है। तो इस बार लोकसभा की सीटों में क्या परचम लहरा पाएगी आम आदमी पार्टी, या फिर बात की जाए बीजेपी की तो वो कितना जो है इसमें अपने चुनावी समीकरण अगर बात की जाए 2019 की और 2014 के चुनाव से, तो क्या इस बार जो है इस स्टेट में ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब होगी, या फिर जो पिछली वाली कंडीशन है वही सेम दिखाई दे रही है? देखो, आम आदमी पार्टी पंजाब में इस बार अच्छा करने जा रही है, ये मैक्सिमम रिपोर्ट कह रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो वो सभी की सभी सीटों पर वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहाँ पर बीजेपी भी सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और वहाँ पर एक अकाली दल है जो वहाँ पे अगर वहाँ के लोग जानते होंगे अकाली दल को, वो भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि सभी चारों की चारों पार्टियां अलग से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पर कोई इंडिया गठबंधन नाम का चीज़ नहीं है। बाद में ये इन्होंने कहा है कि जितनी भी सीटें आएंगी वो सब इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पर अकेले अकेले अलग अलग चुनाव लड़ने का इन्होंने फैसला किया है। तो देखो, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जैसे वहाँ पर उनकी सरकार भी है, तो उनको इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है, और वहाँ पर 10 सीटों पर इस रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में इस बार 4 सीटें जाती हुई ये रिपोर्ट बता रही है।
बीजेपी के खाते में पिछली बार 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का जो नंबर है वो 0 पर सिमटता हुआ पंजाब में दिख रहा है। अकाली दल का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि वहाँ पर अगर 14 सीटों की बात की जाए, इन्होंने एक सीट, अगर आप सोच रहे होंगे कि 14 कैसे हो गई, वहाँ पर तो 13 सीटें हैं, तो इन्होंने एक सीट चंडीगढ़ वाली भी इसमें ऐड कर दी गई है। और चंडीगढ़ सीट जो पिछले बार बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में जाते हुए बता रहे हैं। जिस प्रकार 14 सीटें हैं और 14 सीटों में से 10 आम आदमी पार्टी के खाते में और 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अकाली दल और बीजेपी की बात करें तो उनका नंबर 0 पर सिमटता हुआ बता रहा है। तो दर्शकों, ये थे पंजाब की 13 लोकसभा सीटों और साथ में एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की सीटों का हाल जो सर ने आपके साथ साझा किया, और इसमें बताया कि किस प्रकार से इन लोकसभा चुनाव में देखने को 4 पार्टियां मिल रही हैं। तो सर, जैसे हमने उत्तरी भारत की बहुत सारे राज्यों की बात कर ली, अब मैं थोड़ा रुख करना चाहूँगा साउथ की तरफ। आपसे पूछना चाहूँगा केरला राज्य के अंदर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले चुनाव में बीजेपी कभी भी इन स्टेटों में, या यूं कहें कि इसी स्टेट में केरला में अपना परफॉर्मेंस जो है कभी भी अच्छा नहीं दिखा पाई है अब तक। लेकिन इन चुनाव में क्या समीकरण बन रहे हैं, और यहाँ की जो सीपीएम पार्टी है, जो लोकल दल है, वो किस प्रकार का माहौल दिखाई दे रहा है उसका, और साथ ही अगर यूं कहें कि कांग्रेस किस प्रकार से जो है इस स्टेट में अपनी पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रही है। देखो, केरला के बारे में हमने बहुत सारे सर्वे अभी तक कर लिए। हर सर्वे में ये आ रहा है कि वहाँ पर 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन को अलग करके देखें, कांग्रेस को अलग, और वहाँ का जैसे आपने चर्चा करी कि सीपीएम वहाँ का एक लोकल दल है, तो सीपीएम के खाते में ये सर्वे बता रहा है कि 12 सीटें सीपीएम के खाते में जा रही है। वहीं अगर बात करें 8 सीटों की, तो 8 सीटें कांग्रेस के खाते में वहाँ पर जा रही हैं। बीजेपी या उसके जो एनडीए घटक हैं उनको 0 सीट मिलेंगी वहाँ पर, और यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा सर आपने केरला का हाल बताया, इसके बाद मैं चलना चाहूँगा सर राजस्थान की, जिसमें वो तो अगर बात की जाए चुनाव की तो वो तो गर्म है ही है, साथ में अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा जो है इस बार देखने को मिल रही है। तो साथ में जैसे गर्मी की तो जैसे कि बात की जाए, उसके बाद चुनाव की भी बात कर ली जाए, जिस प्रकार की गर्मी हो रही है, तो किन सीटों के ऊपर इसमें जो है अधिकता और कम जो है किस पार्टी को मिलती हुई इस स्टेट से दिखाई दे रही है? देखो सचिन जी, गर्मी की तो बात की जाए तो गर्मी तो हर साल ही आती है, लेकिन इस बार चुनावी गर्मी चल रही है, और जो इस गर्मी से भी बहुत अधिक राजस्थान में देखने को मिल रही है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ पर मुख्य रूप से आपके देखे जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के मुख्य दल हैं, जैसे हरियाणा में थे। लेकिन अब की बार कुछ, जैसे अगर आप बाड़मेर की सीट की बात करें या फिर नागौर की सीट की बात करें, तो वहाँ पे कुछ, और या फिर आप सीकर की सीट की बात कर लें, तो ऐसे कुछ सीटें हैं जहाँ पर लोकल दल काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, यानी निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन उनमें से मैक्सिमम वो इंडिया गठबंधन के साथ चले गए हैं। वैसे अगर बाड़मेर की बात करें तो वहाँ पर प्रत्याशी जो हैं रविंदर सिंह भाटी जी, वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वो निर्दलीय हैं। तो अगर हम बात करें मोटा मोटा राजस्थान की, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, और 25 सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में 17 सीटें जाती हुई ये समीकरण बता रहा है, और 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, जिनमें से ये बताया जा रहा है कि करीब करीब 8 सीटों में से 2 आपके अदर्स की हैं, जो जैसे आप सीकर की बात कर लें, अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, सीकर है, नागौर है, और बाकी की जो 6 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई, ये समीकरण स्टेट वाइज वाला बता रहा है। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको राजस्थान की गर्मी के साथ साथ जो यहाँ की चुनावी गर्मी का माहौल चल रहा है वो भी आपको समझा दिया, और 25 सीटों का हाल है वो आपको बता दिया। इसके बाद सर मैं चलना चाहूँगा यहाँ पे पश्चिमी घाट की तरफ, और आपसे पूछना चाहूँगा कर्नाटका का हाल। कर्नाटका में जो लोकसभा सीटें हैं उनमें बीजेपी को लेकर या फिर कहीं कांग्रेस को लेकर या इंडिया गठबंधन की क्या कंडीशन यहाँ की सीटों के ऊपर दिखाई दे रही है? देखिए, कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, और 2019 में बीजेपी यहाँ पर 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यानी कि जो साउथ में अच्छा करने की बीजेपी बात करती है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस पिछली बार यहाँ पर की थी। लेकिन इस बार बिल्कुल समीकरण बदल चुके हैं, और जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी को आपने प्रज्वल रवन्ना का मुद्दा तो सुना ही होगा दर्शकों। कर्नाटक में ये मुद्दा काफ़ी इस बार गर्म रहा, और जिसकी वजह से लग रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ा घाटा होता हुआ दिख रहा है। आप यही मुद्दे की बात नहीं कर सकते, वहाँ पर कांग्रेस की भी काफ़ी मेहनत है, वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वापसी करने में वहाँ पर जो उन्होंने लोकल जो योजनाएं चलाई हैं उनका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर सीटों की बात की जाए तो वहाँ पर समीकरण कुछ इस प्रकार बैठ रहे हैं कि बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आती दिख रही हैं। जो बीजेपी 25 सीट लाती थी, आज बार सिर्फ 8 सीटें पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस के खाते में इस बार 2 सीट आ रही हैं,
और बाकी की बची हुई सीट इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर काबिज होता हुआ दिख रहा है, जिसमें मैक्सिमम सीटें कांग्रेस की हैं। 1-2 सीटें होंगी जो अदर्स के खाते में जा रही हैं, जो निर्दलीय हैं, जो इंडिया गठबंधन में, लेकिन मैक्सिमम सीटें यहाँ पर जो 18 हैं इनमें इंडिया गठबंधन की ये सीटें हैं। तो दर्शकों, सर ने जो है कर्नाटका को लेकर जो यहाँ की सीटों का हाल था वो आपको समझाया, साथ ही 2014 और 2019 के जो आकलन है वो भी आपको समझाए कि किस प्रकार यहाँ कांग्रेस अपनी वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। सर, जैसे आपने कर्नाटका का हाल जिस तरह से दर्शकों के साथ साझा किया, इसके बाद सर मैं नेक्स्ट एक प्रदेश पे चलना चाहूँगा जिसमें 5वें चरण के अंदर बात की जाए तो चुनाव अभी हाल ही में संपन्न भी हुए हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में किस प्रकार का माहौल वहाँ की सीटों को लेकर देखा जा रहा है। देखो, महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात की जाए तो वहाँ पर जैसे आपने कहा कि अभी 5वें दौर में ही चुनाव ख़त्म हुआ है, और 5वें दौर के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीजेपी का वहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। यानी कि बीजेपी का जो आकलन आ रहे थे कि भाई बीजेपी आपकी बार सीटों में कटौती होगी लेकिन कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सम्मानजनक स्कोर भी पहुँचना उसके लिए मुश्किल लग रहा है, जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न वहाँ पर देखा गया है। और बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के जो केंद्र की राजनीति में बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं वो भी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को सबसे बड़ा बहुमत वहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा है एनसीपी जो शरद पवार जी की पार्टी है, उसको एक बड़ा समीकरण मिलता दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है कांग्रेस। तो यानी कि अगर वहाँ पर अगर बात की जाए तो 48 सीटें हैं, और बीजेपी या एनडीए उसके घटक हैं सिर्फ 8 सीटों पर सिमटते हुए वहाँ पर दिख रहे हैं, और बाकी की जो 40 सीटें हैं वो क्या तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जीतती हुई दिख रही है या शरद पवार जी या फिर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। यानी कि साफ है कि 48 में से अगर 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही हैं तो ये महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट इस बार होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों को जो पार्टियाँ इधर से उधर बदलने की जो बीजेपी की जो चालें थी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इससे जनता काफ़ी नाखुश दिखाई दे रही है। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटों को लेकर विस्तार से जो आकलन निकल के आया है वो सर ने आपके साथ साझा किया, और यहाँ पे मैं महाराष्ट्र के जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे एक गुजारिश यहाँ पे करना चाहूँगा कि नीचे अगर कमेंट बॉक्स में महाराष्ट्र के बारे में या फिर अपने स्टेट का और अपना नाम लिखकर हमारे पास कमेंट करेंगे तो हम महाराष्ट्र की सभी लोकसभा सीटों का और अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ है उसके चुनाव प्रतिशत की एक स्पेशल वीडियो उनके लिए लेके आएंगे। तो जल्दी से मोबाइल निकालो और फटाफट जो है कमेंट करना शुरू करो। इसके बाद सर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ गुजरात की, और जानना चाहूँगा गुजरात की सीटों को लेकर हाल, क्योंकि बीजेपी साथ ही कांग्रेस और साथ ही एक अन्य पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बात कर रहा हूँ सर मैं आम आदमी पार्टी की, तो उसका क्या समीकरण जो है इस प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर दिखाई दे रहा है। देखो, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और इस गढ़ में इस बार लग रहा है कि सेंध जरूर लगने वाली है। तो ये सेंध कितनी लगेगी, अपने अपने लोगों के अलग अलग आकलन हैं। लोगों के आकलन 2 सीटों से शुरुआत होकर 8 सीटों तक जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे हाथ में रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि बीजेपी इस बार गुजरात में सिर्फ 18 सीटें जीतने में कामयाब होगी, और 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। उसमें से मैक्सिमम सीट कांग्रेस की होंगी। हो सकता है कि एक सीट आम आदमी पार्टी भी निकालने में इस बार वहाँ पर कामयाब रहे, लेकिन मैक्सिमम सीट है वहाँ पर कांग्रेस की होने वाली है, या फिर 8 की 8 सीट कांग्रेस की हो सकती हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको गुजरात को लेकर जो हाल है सीटों का वो आपको बताया, और बताया कि कहीं ना कहीं उसके जो गढ़ है उसमें से सेंध लगती हुई दिखाई दे सकती है। ये जो रिपोर्ट आई थी हमारे पास इन्हीं स्टेटों की आई थी जो हमने आपके साथ साझा की। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, और इस वीडियो में या इस प्रोग्राम में हम जिन राज्यों की चर्चा या जिन केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा नहीं की उनका अगला भाग आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। सर, जैसा आपने इन स्टेटों को लेकर जो राजनीतिक समीकरण है वो आपने दर्शकों के साथ साझा किए, अब यहाँ पे जो स्टेटों की बात हुई है मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी की बात की जाए यहाँ 2014 और 2019 के चुनाव से तो कितना नुकसान जो है, और मेनली जो 2019 से अगर बात की जाए तो कितना नुकसान यहाँ पे बीजेपी को उठाना पड़ रहा है इन स्टेटों से।
देखिए सचिन जी, जैसे आपने सवाल किया कि मुख्य रूप से कितना नुकसान होता हुआ जा रहा है, तो मैं स्टेट वाइज बता दूं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब करीब 20 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं उसके बाद हमने बंगाल की बात करी थी, पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में करीब करीब 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में करीब करीब 15 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी करीब करीब 8 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 8 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और 2 उसके पार्टनर एनडीए को मिली थी, तो वहाँ पर भी 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार 20 सीटों का नुकसान, मतलब करीब करीब बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी कि साफ है कि बीजेपी को इस बार जो उसके मुख्य राज्य थे जहां पर उसका परफॉर्मेंस 95% से भी अधिक रहता था, वहां पर बड़ा नुकसान होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब हमने जैसे बात करी थी वीडियो के शुरुआत में कि हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर बताएंगे आपको दर्शकों कि कितनी सीटें इस बार कौन जीत सकता है। तो मुख्य रूप से हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इस अप्रोच के आधार पर 300 सीटें इंडिया गठबंधन आराम से जीतता हुआ दिख रहा है। यानी कि हमने ये मिनिमम टू मिनिमम लिया है बहुत खींच के। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ही ये होता है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए इस रिपोर्ट के आधार पर ये कह रहा है कि सिर्फ 220 सीटों पर सिमटता हुआ इस बार बताया जा रहा है, जिसमें से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 190 सीटें आएंगी। यानी कि बीजेपी के खाते में अगर 190 सीटें आ रही तो 30 सीटें उसके एनडीए घटक दलों के खाते में जाता हुआ ये समीकरण बता रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, अब लोग ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सरकार में आ रही है, लेकिन आपको ये बता दें कि कांग्रेस के खाते में तो 100 सीटें या फिर 110 सीटें ही आएंगी। मुख्य रूप से जो उन्होंने गठबंधन किया है वो गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस को 110 सीटें इस बार मिलती हुई दिख रही हैं। अगर इस कंजर्वेटिव अप्रोच के आधार पर बात की जाए तो जैसे अगर ये 300 सीटें दे रहा है तो 110 सीटें सिर्फ कांग्रेस की हैं और बाकी की जो 190 सीटें बच गई वो है इंडिया गठबंधन की। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस से बड़ा इंडिया गठबंधन उभर कर सामने आ रहा है। तो सर, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस से बड़ा इंडिया गठबंधन, तो ये बात तो जो है हमेशा से समझाई गई है कि एकता में तो बल होता ही है। और अगर देखो वीडियो के अंत में अगर मैं इसमें मार्जिन ऑफ एरर की बात करूं इस सर्वे में, तो ये भी इन्होंने साफ लिखा हुआ है मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 20 सीटों का मार्जिन ऑफ एरर है इसमें। अगर 20 सीटें इंडिया गठबंधन की इधर से उधर हो सकती हैं और एनडीए गठबंधन की 20 सीटें बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, यानी कि 20 सीटों का मार्जिन ऑफ एरर इस सर्वे ने रखा है। साथ ही दर्शकों ये बता दें कि ये रिपोर्ट हमने एक वीडियो पहले बताया था जिसमें हमने गारंटी ली थी और बताया था कि ऐसे ही कुछ अप्रोच होने वाली है। लेकिन वीडियो के अंत में दर्शकों मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्वे हमारे पास किसी एक पत्रकार ने भेजा था, वो हमने आपको बताया है। ये सर्वे की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। हमने जिसकी पुष्टि करनी थी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है, उसमें हमने साफ बताया है कि ये हमारा ओपिनियन पोल है और हम ये गारंटी ले रहे हैं कि वीडियो सेव करने तक का हमने उसमें कहा था कि आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आंकड़े कुछ इस प्रकार से ही होंगे। तो इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस वीडियो की हम पुष्टि करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने साफ लिख रखा है। उस वीडियो का टाइटल है 4 जून से पहले जाने देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसमें भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे जो आंकड़े हैं खुद के वो कैसे हैं, ये आंकड़े आपको कैसे लगे, इनके बारे में भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइएगा। जी। तो दर्शकों, जैसे सर ने आपको ये रिपोर्ट जो है पत्रकारों द्वारा हमारे पास भेजी गई थी, उसमें जो सीटें हैं और उनका जो हाल है, साथ में जो मार्जिन ऑफ एरर्स सर ने बताया, जो हर प्रकार से जो है इस रिपोर्ट का एनालिसिस आपके सामने किया। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना एनालाइज करके उसमें हमें बता सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आप भी हमारे साथ इन लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेटों से अवगत रह सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि उन्होंने भी अगर वोट किया है तो वो भी ये जान सके कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल जो है इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे जानने की इजाजत लेते हैं। आज के चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव और हमेशा की तरह हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी।
फिलहाल लेते हैं हम आपसे विदा। मुलाकात होगी ऐसी ही चुनाव से जुड़ी रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।